हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैम हेल्प बाई एसपी सॉल्यूशंस में। आज हमारी ट्रेनिंग का पहला दिन है, तो आज हम दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये होगा कि हम जो है अपना जैम पोर्टल पे प्रोफाइल वगैरह जो है वो कैसे अपडेट करते हैं। एंड सेकंड टॉपिक होगा हमारा कि जैम का डैशबोर्ड किस तरीके से काम करता है, कहाँ पे जैम पोर्टल पे कहाँ पे क्या क्या हमें दिखाई देता है। कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप किसी बिड में पार्टिसिपेट करते होंगे तो वहाँ बोलता होगा रिजर्व फॉर एमएससी। तो इसका मतलब ये कि ये जो बिड है वो मैन्युफैक्चरर के लिए रिजर्व है। तो आप किस तरीके से अपना एड्रेस अपने आप को एज ए मैन्युफैक्चरर दिखा सकते हैं जैम पोर्टल पे बिड के लिए, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। इंसिडेंट वगैरह की इस वीडियो में बात करेंगे। आप जो पेमेंट करते हैं 5,000 रुपये की, वो पेमेंट आपको कहाँ शो करता है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम। फ़ोन नंबर, मेल आईडी वगैरह कैसे चेंज करना है, आईटीआर वगैरह कैसे भरना है आपको, ये सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात किया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे गहराई से बात की जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक कि हमारा जैम पोर्टल का डैशबोर्ड कैसे काम करता है, और दूसरा कि जो हमारा जो जैम का प्रोफाइल होता है उसको हम किस तरीके से मैनेज रख सकते हैं। जैम पोर्टल का रजिस्ट्रेशन सब लोगों का हो ही रखा है, इसलिए हम रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक पे नहीं जा रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन का जो भी है वो वीडियो पहले से अपलोडेड है चैनल पे, वैसे आपको देखना हो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वगैरह आप लोगों का हो ही रखा है। इसलिए हम रजिस्ट्रेशन का जो टॉपिक है वो नहीं ले रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या फ़ीस लगती है, किस तरीके से काम होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने कल के क्लास में देख ही लिया था, है। हाँ ठीक। तो अभी हम दो टॉपिक देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक अभी हम देखेंगे कि जैम प्रोफाइल का जो अपडेशन होता है वो किस तरीके से होता है। कि जैसे कल आपने बताया था हमें कि एक बिड में आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो आपको वहाँ पे बता रहा था कि ये जो बिड है वो एमएससी के लिए रिजर्व है। तो आप अपने आप को एमएससी कैसे दिखाओगे एक स्पेसिफिक बिड के लिए, या आप अपने आप को मैन्युफैक्चरर कैसे दिखाओगे एक स्पेशल बिड के लिए, वो भी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। एंड उसके बाद सेकंड टॉपिक होगा हमारा डैशबोर्ड का। तो सबसे पहले जो है हम अपना ये देख लेते हैं कि हमारा जो है प्रोफाइल जो है वो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले सेलर आईडी हम लॉगिन कर ले उसके बाद जो आप लोगों को ये पासवर्ड वगैरह अगर आप भूल जाते हैं, फॉरवर्ड रीसेट करने वगैरह तो आता ही होगा। हाँ हाँ। ये नीचे होता है। ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यूज़र आईडी डालिए, कैप्चा डालिए, फिर ओटीपी जाता है। ओटीपी जाने के बाद जो है आपका वो पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। फॉरवर्ड करने से आपके जैम पे जो जैम पोर्टल पे जीमेल जो रजिस्टर्ड होता है वहाँ पे जाता है मेल, वहाँ मेल के लिंक से आप रीसेट कर सकते हैं। और रीसेट करने से आपके नंबर पे ओटीपी आता है, वहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं आपको पासवर्ड रीसेट करने के, ठीक है। ठीक। दोनों का सेम वही है। आप फॉरवर्ड योर जैम पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, वहाँ आपको यूज़र आईडी डालना होगा। यूज़र आईडी डालने के बाद आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट जैसे ही करेंगे, जो भी आपका जीमेल लिंक होगा आपके जैम पोर्टल से, उस पर आपका मेल आएगा। उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप, फिर आप पासवर्ड जो है रीसेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है रीसेट जैम पासवर्ड का। यहाँ पे भी सेम आपको यूज़र आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के यूज़र आईडी डालना है, कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद जो है आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, आप ओटीपी सबमिट करेंगे। फिर आपका नया टैब खुलेगा, उसमें आपको नया पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है और सबमिट कर देना है। इससे आपका जो है पासवर्ड जो है वो रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। साइट अभी जो है ना बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है, बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ, बहुत स्लो चल रहा लॉगिन हो जाए, हो गया। यहाँ जो ओपन विंडो में दिखता है ना आपको, ये वैसे ही रहता है, ये कुछ नहीं रहता। टीडीएस वगैरह कभी कभार दिखाता है, तो वो टीडीएस वगैरह तो आपका जब कटेगा तब देखेंगे। तो अभी सबसे पहले जो हम देखते हैं जैम प्रोफाइल अपडेशन का, कि जो हम प्रोफाइल अपडेट करते हैं वो हम प्रोफाइल अपना किस तरीके से अपडेट करते हैं जैम पोर्टल पर। सबसे पहले ये रिंकू पे जाएंगे, जो भी हमारा नाम होता है, माई अकाउंट पे आएंगे। माई अकाउंट पे आने के बाद ये जितने भी डिटेल्स होती है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है।
जो हमारे फर्म की डिटेल है, हमारी डिटेल है, वो सब कुछ यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ जो दिखा रहा है देखिए बिजनेस प्लान वैलिडेशन, यहाँ जो आपका प्रोफाइल है वो हमेशा 100% कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ इनका प्रोफाइल जो है अभी 90% कंप्लीट है, इनका 10% कंप्लीट नहीं है। वो किस वजह से नहीं है वो भी हम आगे बताएंगे आपको। तो अभी सबसे पहले जो होता है बिजनेस प्लान वैलिडेशन, यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड वगैरह का वेरिफिकेशन कराना होता है। उसके बाद आपका आता है बिजनेस डिटेल्स, सेकंड जो हमारा यहाँ पे आता है बिजनेस डिटेल। बिजनेस डिटेल में जो हम डालते हैं यहाँ पे अपनी फर्म का नाम और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहने का मतलब कि जब भी आपकी फर्म स्टार्ट हुई है उस टाइम का आपको डेट डालना है। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, अगर मान लीजिए आपकी फर्म 2017-18 में स्टार्ट हुई हो तो आप 2017-18 यहाँ डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इशू ये हो जाता है कि 2017-18 आप डालोगे तो आपको टैक्स असेसमेंट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। जैसे ही फर्म हमारी 2 साल से पुरानी होती है हमें टैक्स असेसमेंट दिखाना होता है। तो यहाँ आप फर्म नई दिखाओ पुरानी दिखाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ठीक है जब आपका ओरिजिनल 2017-18 का है जब का भी है तो आप वही डेट दिखाइए। लेकिन वैसे है कि अगर आपके पास ITR की फॉर्म वगैरह नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत आ रही है आपकी ITR वगैरह में, तो आप 1-2 साल पहले की फॉर्म भी दिखा के काम कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई ऐसा इशू नहीं होता कि आपकी जो फर्म है वो 2017 की है और आपने यहाँ पे 2022 दिखा दिया, 2023 दिखा दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है अपना एडिशनल डिटेल। एडिशनल डिटेल में हमें ये दिखाना होता है कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। क्या आप स्टार्टअप के तहत रजिस्टर्ड है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। MSME में रजिस्टर्ड है आप, अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। डू यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन बिड, क्या आप बिड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस, नहीं चाहते हैं तो नो करके इसको आप सेव कर दीजिए। उसके बाद आता है आपका चौथा ऑप्शन ऑफिस लोकेशन का। यहीं पे किशोर जी आप देखिएगा जो आपसे मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस मांग रहा था वो हम यहीं पे ऐड करते हैं। नॉर्मली जो हम ऐड करते हैं वो हम रजिस्टर्ड एड्रेस ही ऐड करते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन कभी कभार किसी बिड में बोला जाता है कि ये जो बिड है वो MSC के लिए रिजर्व है, तो उसके लिए आपको अपने आप को मैन्युफैक्चरर दिखाना पड़ेगा। किस सिचुएशन में, जब वो बिड BOQ बिड होगा या कस्टम बिड होगा तभी। अगर वो बिड प्रोडक्ट बिड है, बंच बिड है, तो वहाँ पे आप उसको अपने आप को मैन्युफैक्चरर नहीं दिखा सकते जब तक कि आपका वेंडर असेसमेंट ना हुआ हो, चाहे बंच बिड हो चाहे सिंगल आइटम बिड हो। आप सिर्फ अपने आप को मैन्युफैक्चरर तभी दिखा सकते हैं जब आपका जो बिड हो वो कस्टम बिड हो या BOQ बिड हो। किस तरीके से हम अपने आप को मैन्युफैक्चरर दिखाएंगे वो बताते हैं हम आपको। यहाँ ऐड न्यू ऑफिस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू ऑफिस का, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑफिस का नाम हम सेम ही डालेंगे, जो भी हमारी ऑफिस का नाम है वो हम ऑफिस का नाम यहाँ पे सेम डालेंगे। RT टेम्परेचर डाल दिया हमने। टाइप ऑफ ऑफिस जो हमारा होगा यहाँ से हम चूज करेंगे। देखिए मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग चूज कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो GST नंबर होगा वो हम GST नंबर अपने यहाँ पे डालेंगे। GST नंबर डाल दिया हमने अपने यहाँ पे। GST नंबर डालने के बाद हमारा जो पिन कोड होगा वो हम यहाँ पे अपना पिन कोड भी डाल देंगे। पिन कोड डाला हमने। सेम एड्रेस भी हम ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस करने के लिए हमारे पास कोई नया एड्रेस हो। आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है, जो GST पे एड्रेस है, जो MSME पे एड्रेस है, आप सेम एड्रेस वही डाल सकते हैं। अब बाकी जो रह गया ये सारा चीज़ हम यहाँ पे उठा के इसी को सेम हम डाल रहे हैं आप ही के लिए, कुछ हम नया नहीं कर रहे, सेम वही चीज़ हम डाल रहे हैं। सेम वही चीज़ डाल रहे हैं। ये हमने एड्रेस डाल दिया। कॉन्टैक्ट नंबर जो हमारा है वो ऑटोमेटिक यहाँ शो हो जाता है। मेल ID हमारा ऑटोमेटिक शो हो जाता है। इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारा जो ये एड्रेस है ये एज अ मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस भी हमारा ये सबमिट हो जाता है।
इसके बाद हमारे लिए किसी भी बिड में हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हम मैन्युफैक्चरर है या नहीं है, फिर ये हर एक बिड में हमारा काम कर जाएगा। BOQ बिड में अगर यही आप कस्टम बिड के लिए करेंगे तो कस्टम बिड के लिए हर एक बार आपको कैटलॉग अलग बनाना पड़ता है। BOQ बिड में आपको कैटलॉग नहीं बनाना होता, कस्टम बिड में आपको हर एक बार कैटलॉग बनाना पड़ता है। तो हर एक बार कैटलॉग बनाते टाइम आपको दो ऑप्शन आएंगे, एज ए रीसेलर और एज ए OEM। तो आपको वहाँ पे चूज करना पड़ेगा एज ए OEM, तब जाके आपका ये वाला एड्रेस ढूंढने का आपको ऑप्शन देगा, फिर आप ये वाला एड्रेस चूज करके आगे प्रोसेस कर सकते हैं। एज ए रीसेलर कर देंगे आप तो फिर आपको वही दिक्कत आएगी, वो लास्ट में वही दिखाएगा कि ये जो बिड है वो MSC के लिए रिजर्व है। तो इसीलिए जब भी आप कस्टम बिड डालें तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि वो एज ए OEM ही आप डाल दीजिए, वो आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी और भी चीज़ों की कोई भी दिक्कत आती है ना आप लोगों को, कभी भी किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत आओ चाहे छोटी से बड़ी, आप बेझिझक जैम पोर्टल के कस्टमर केयर पे आप कॉल कर सकते हैं, जिनका नंबर है 1800 419 34 36। सुबह 10 बजे से लेके सुबह शायद 9 बजे से सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक आप बेझिझक कुछ भी पूछना हो, कुछ भी समझना हो, आप इनको कॉल कर सकते हैं। वो आपको हैंड टू हैंड गाइड करेंगे। अगर आपको बात पे समझ में नहीं आता, फ़ोन से समझ में नहीं आता, तो आप इनको कॉल कीजिए, वो एनी डेस्क पे लेके आपको समझाएंगे और सारी चीज़ें वो करके देंगे आपको। जैसे अभी आपका ये मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस नहीं डल रहा था ना, तो आप उनसे बोल के ये मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस भी डलवा सकते हैं, वो खुद डाल के दे देंगे आपको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कभी भी कुछ पूछना हो तो किसी कंसल्टेंट के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि वैसे आप किसी कंसल्टेंट से पास जाइए, वो आपसे कोई ना कोई चार्ज ले लेगा 500 1000 रुपये का। इससे अच्छा है कि सबसे पहले कोई भी दिक्कत हो कस्टमर केयर को कॉल कीजिए, कस्टमर केयर से अगर ना सुलझता हो मामला तो अब आप किसी कंसल्टेंट के पास आइए। उसके बाद आता है आपका बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में आपको वही अपना IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल दिखानी पड़ती है। उसके बाद जो आएगा आपका ई-इनवॉइसिंग में जो भी आपका टर्नओवर होगा मैक्सिमम 3 साल का, वो आपको टर्नओवर का एवरेज डालना है। एवरेज डालने के बाद आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना है, बॉक्स पे क्लिक करना है और गेट OTP पे क्लिक कर देना है। अब अगर आपको टर्नओवर ध्यान में है, जो भी एक अप्रॉक्स टर्नओवर है आपका 3 साल का, वो डाल दीजिए। अगर नहीं है तो यहाँ पे 0 डाल के भी आगे आप प्रोसेस कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं होता है। उसके बाद आता है हमारा MSME में हमको MSME यहाँ पे अपडेट करना होता है। इसी MSME के अपडेट करने से आपको जो है बिड में एग्जाम्पशन मिलता है एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर क्राइटेरिया में। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पशन नहीं लेते हैं, अगर आप यहाँ पे MSME अपलोड नहीं करते हैं, तो आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपके बिड में, आपकी ID में MSME जो हो वो अप टू डेट हो। अप टू डेट भी उसी सर्विस, उसी प्रोडक्ट के साथ हो जिस सर्विस या प्रोडक्ट का आप बिड डाल रहे हो। अगर वो सर्विस या प्रोडक्ट आपके MSME में ऐड नहीं है तो हो सकता है कि बायर जो है वो आपको डिस्क्वालीफाई कर दे। तो हमेशा किसी भी बिड को आप पार्टिसिपेट करें तो ये क्रॉस चेक जरूर करें, उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो सर्विस है वो आपके MSME में ऐड है कि नहीं है। MSME में जो है वो ऑनलाइन अपडेट हो जाता है, वो 10 से 15 मिनट का काम है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। मैं वेबसाइट बता देता हूँ आपको। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे आप। उद्यम रजिस्ट्रेशन पर आने के बाद जो है ये सबसे पहला जो है ना, ये इसी लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो भी, अगर पहले से तो आपका रजिस्ट्रेशन है ही है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यहाँ सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे जो कि है न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए। अगर आपका पहले से रजिस्टर्ड है तो फिर आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अभी ये खुला नहीं है, जैसे खुलता है मैं आपको बताता हूँ। और तीसरा ऑप्शन इसमें ये होता है कि आपके अगर पहले सबसे पहला वाला उद्योग आधार आपने बनवा रखा है, तो उद्योग आधार से अगर आपको उद्यम में वो करना है, तबादला चेंज करना है, तो उसके लिए आप वो चूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला ये जो है फॉर न्यू, जो नए हैं वो नए यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। नॉर्मल होता है, खुद से इजीली कर सकते हैं। ये सेकंड ऑप्शन होता है उनके लिए जिनका सबसे पहले UAM बना हुआ है। और तीसरा ये ऑप्शन है जिनके पास UAM था लेकिन वो चले गए हैं उद्यम के थ्रू, तो आप यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, और यहाँ से जाके आप चेंज कर सकते हैं, या आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। अपडेट डिटेल जो ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे, आपसे पुराना वाला उद्यम नंबर मांगेगा। उद्यम नंबर पुराना वाला आपको यहाँ पे डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, OTP आएगा और यहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। वो 10 से 15 मिनट का काम होता है, इजीली आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है,
वो हर एक बिट का आप चेंज करके यहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा। यहाँ पे अपडेट करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने चेंज कर दिया वो नंबर सबका सेम ही रहता है। उद्यम नंबर जो होता है ये नंबर हमेशा सेम रहता है, बस अंदर में जो आपका सर्टिफिकेट बनता है वो चेंज हो जाता है। तो उसके लिए आप हमेशा नया चेंज कीजिएगा, चेंज करके उसको साइन स्टैम्प करके हर एक बिट में वो अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आता है स्टार्टअप। स्टार्टअप के तहत अगर आप रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन डालिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। अगर है तो यहाँ पे आपसे नंबर मांगेगा, DIPP नंबर, DIP लिंक मोबाइल नंबर, नहीं है तो इसको नो करके आप आगे बढ़ जाइए। स्टार्टअप और MSME दोनों सेम ही है। स्टार्टअप से भी आपको एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर में एग्जाम्पशन मिल जाता है और MSME से भी आपको एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर में एग्जाम्पशन मिल जाता है। उसके बाद आता है आपका बेनिफिशियरी ओनरशिप कंप्लायंस। इसमें आपको इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें सेम बॉक्स पे क्लिक कीजिए, OTP पे क्लिक कीजिए और इसको सबमिट कर दीजिए। ये पूछता है कि आपका जो एड्रेस है वो किसी कंट्री बॉर्डर लाइन से टच तो नहीं होता है, या आप कंट्री के बाहर से वो तो नहीं करते हो, बिलोंग नहीं करते हो, तो ये नहीं करते हम, इसलिए इस बॉक्स पे क्लिक करके इसको OTP से वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आता है आपका ये टैक्स असेसमेंट। टैक्स असेसमेंट जो होता है वो जो मैंने बताया आपको कि 2 साल से पुरानी फॉर्म आप दिखाओगे तो आपको टैक्स असेसमेंट कराना पड़ेगा। इनके साथ यही हुआ है कि इनका जो ये है देखिए 2022 हो गया, मतलब 2 साल की पुरानी हो गई फॉर्म इनकी, इसलिए इनसे ये टैक्स असेसमेंट मांगा जा रहा है। तो टैक्स असेसमेंट आपको यहाँ पे करना होगा। टैक्स असेसमेंट कैसे करना है वो भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, ये आगे की क्लास में ये टॉपिक कवर किया जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब हमारा टैक्स असेसमेंट करना होगा उस टाइम हम इसको कवर करेंगे। तो इस पर आपको सबसे पहले ITR टाइप चूज कर लेना है, जो भी आपका ITR 3, 4, 5 जो भी है। और यहाँ जो ITR लगेगा, ITR की एक्नॉलेजमेंट नहीं लगेगी जो 1 पेज की होती है, यहाँ पे लगेगा आपका ITR का फॉर्म। जो भी आपका ITR का फॉर्म होता है कम से कम 10 से 15 पेज का, ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 पेज का भी होता है, जैसा आपका ITR होगा उसके हिसाब से वो पेज यहाँ पे उस पेज की डिटेल जो है यहाँ पे लगती है। ITR एक्नॉलेजमेंट जो 1 पेज का होता है उसकी डिटेल यहाँ पे नहीं लगती है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको ITR टाइप चूज करना है, जो भी आपका ITR 3, 4, 4, 5, 6 जो भी हो यहाँ पे चूज कीजिए। असेसमेंट ईयर यहाँ पे चूज कर लीजिए, ITR आपके कौन से साल का है वो चूज कर लीजिए। एक्नॉलेजमेंट नंबर ये अक्षरों का होता है, 16 अक्षरों का, वो आप एक्नॉलेजमेंट नंबर डालिए यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये 3 चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं। ये 3 चीज़ें आप कैसे डालेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा होता है स्पेसिफाई प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस। तो यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे ना, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस, Ctrl+C और ITR पे जाके जैसे ही आप डालेंगे आपको यहाँ पे वो दिख जाएगा। अभी हम आपको दिखाते भी हैं, अगर मिल जाता है हमें तो ITR की कॉपी। ITR की कॉपी अगर हमें मिल जाएगी ना तो अभी हम आपको जस्ट बता भी देंगे। मिल गया। इसकी डिटेल अगर आपको और जाननी हो ना तो उसके लिए जो ऑप्शन आता है मैं आपको दूसरे टाइम बताता हूँ। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं ITR 4 का, अगर आपका ITR 3 है, ITR 5 है, 6 है, तो उसका आप कैसे करोगे। तो उसके लिए जो है आपका उसके लिए भी कुछ नहीं करना, सीधा आप जैम पोर्टल ओपन कीजिए और इसके लिए भी आप चाहें तो जैम के कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं। वो कॉल करके ये सारी चीज़ें आपको वो करके दे देंगे, आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ वो आपको करके देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्स असेसमेंट हमने एक्नॉलेजमेंट नंबर चूज कर लिया। अब ये 3 चीज़ें जो हमें इसमें अमाउंट फिल करना होता है उसी के लिए हम आपको बता रहे हैं, जैम की साइट ही नहीं चल रही, क्या होता है। यहाँ जो आता है नीड हेल्प का ऑप्शन, यहाँ देखिए राइट साइड में आपको यहाँ पे दिखेगा नीड हेल्प का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको नीड हेल्प पे क्लिक करना है। नीड हेल्प पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ये नीड हेल्प पे आपने क्लिक किया, फैक्स पे क्लिक करेंगे, फैक्स पे क्लिक किया। फैक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे हम सेलर पे आने के बाद हम आएंगे यहाँ पे टॉप क्वेरीज का ये टैक्स वैलिडेशन। अब यहाँ पे आपका ITR 4 है तो आप ये देखिए यहाँ पे ITR 4 भी चूज करेंगे। फर्स्ट में आपको क्या डालना है, हमने यहाँ पे क्या चूज किया हुआ ITR 4। फर्स्ट में हमें क्या डालना है यहाँ पे बताया गया है, देखिए पार्ट B T1।
कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे और अपने ITR में जाके सर्च करेंगे इसी सेम नाम से, तो आपको वहाँ पे वो दिख जाएगा। उसका जो अमाउंट हो वो यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद ये E1 एंड ETB आपको डालना है सेकेंड ऑप्शन में। जो यहाँ पे दो ऑप्शन है ना, ये E1A और E1B। तो E1A और E1B जो है ये भी आपका ITR में लिखा ही होता है साफ साफ। तो यहाँ से आप जा सकते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसको आप कॉपी कीजिए। इस वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा E1A और E1B, इन दोनों का जो भी अमाउंट हो ये अमाउंट यहाँ पे फिल कीजिए और यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। आपका जो है टैक्स वैलिडेशन सबमिट हो जाएगा। बाकी इसको हम डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी यहाँ पे शॉर्ट में चल रहा है। उसके बाद आता है आपका लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स वगैरह उतना यूज होता नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप जैसे आप पूछ रहे थे अजय जी, आप पूछ रहे थे शायद कि हाँ इंडिया पोस्ट के थ्रू अगर हमें भेजना हो तो कैसे भेजेंगे, तो आप यहाँ से अपना लॉजिस्टिक्स जो है वो चूज कर सकते हैं, आप जिस भी लॉजिस्टिक्स से भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। उसके बाद जो आता है आपका ये अभी साइट ही नहीं चल रही, जो समथिंग वेंट रन हो गया। और टैन वैलिडेशन, तो टैन वैलिडेशन आपको तब करना पड़ता है जब आपका TDS वगैरह करता है या आपकी कंपनी जो होती है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, तब आपको ये करना होता है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी आपको करना होगा तो ऐड न्यू टैन पे क्लिक कीजिए, टैन नंबर डालिए, नेम डालिए और बस बिजनेस में डाल के इसको सबमिट कर दीजिए। टैन नंबर आपका एक अलग होता है, वो आप CA से कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको वो CA बता देंगे टैन नंबर क्या होता है। वो कब देना होता है आपको, जब आप सर जब भी हम करते हैं ना, जब भी ओपन करते हैं 10 नंबर हर बार पूछता है अपग्रेड करना है। हाँ, तो ये बार बार क्यों पूछता है? वो पूछता रहता है। वैसे हमारे लिए कंपलसरी नहीं है, ये 2 लोगों के लिए कंपलसरी है, जिनका TDS करता है और दूसरा जिनकी जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो वो इसको फिल कर सकते हैं। तो आप एक बार टैन नंबर यहाँ फिल कर दीजिए, अगली बार से आपसे पूछेगा ही नहीं वो। सर इसकी वीडियो मुझे सेंड कर देना, मैं थोड़ा लेट हो गया। हाँ वो भेज देंगे आपका। उसके बाद है आपका ये अकाउंट सेटिंग। अकाउंट सेटिंग में आप आधार अपडेट अगर करना चाहते हैं तो अपडेट आधार कर सकते हैं। आधार लेकिन कब, जैसे कि देखिए कभी भी आप लोगों ने अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो 2 ऑप्शन आते हैं आपके पास रजिस्ट्रेशन करने के, बाई आधार और बाई पैन। अगर आप बाई पैन रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप फ़ोन नंबर इजीली चेंज कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोन नंबर चेंज करना है तो इजीली चेंज हो जाएगा। आपको कस्टमर केयर को मेल करना होगा, मेल करने के बाद वो आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप बाई आधार चेंज कराते हैं, बाई आधार रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आधार नंबर पे, आधार कार्ड पे आपका फ़ोन नंबर चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका वो यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर चेंज होगा। अगर आप आधार नंबर चेंज नहीं कराते हैं, आधार कार्ड में फ़ोन नंबर चेंज नहीं कराते हैं, तो आपका यहाँ से चेंज नहीं होगा। अगर आप यहाँ से आधार कार्ड चेंज करवा देंगे आधार कार्ड में फ़ोन नंबर, तब जाके यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आता है चेंज पासवर्ड का। चेंज पासवर्ड का जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो वहाँ से भी आप जब लॉगिन पेज पे आते हैं आप, तो वहाँ पे भी आप फॉरगेट या रीसेट कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ पे लॉगिन कर चुके हैं तो यहाँ पे भी OTP डाल के आप यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं। OTP डालेंगे, सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है ये चेंज ईमेल का। आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। नया ईमेल आईडी डालिए, OTP पे क्लिक कीजिए, OTP आएगा, सबमिट कीजिए और आपका ईमेल आईडी जो है नया वाला अपडेट हो जाएगा। अकाउंट अगर आपको क्लोज करना हो, ये थोड़ा सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान दीजिएगा। कभी कभार क्या होता है आपके साथ कि आपने कभी रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब रजिस्ट्रेशन तो आपने करा लिया, बट दिक्कत क्या आ गई कि कुछ टाइम बाद हम भूल गए, हमें ध्यान नहीं रहा कि हमने यूज़र आईडी क्या बनाया था, फ़ोन नंबर कौन सा लिंक था या मेल आईडी कौन से लिंक था, हमें पता ही नहीं है। अब हम भूल गए हैं, अब हम दोबारा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, दोबारा अपना GST नंबर या पैन कार्ड नंबर डाल रहे हैं, तो वहाँ दिख रहा है हमें कि यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट। वहाँ आपको दिखा रहा है कि भैया आपका अकाउंट जो है पहले से ही बना हुआ है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, कस्टमर केयर को फ़ोन करेंगे, कस्टमर केयर को अपना फ़ोन नंबर बताएंगे, मेल आईडी बताएंगे एंड पैन नंबर बताएंगे। उस पैन नंबर से जितने भी अकाउंट आपके लिंक होंगे, कस्टमर केयर आपको उन सारे अकाउंट का आईडी दे देगा और फ़ोन नंबर बता देगा आपको कि इस अकाउंट के लास्ट में, इस अकाउंट में ये वाला फ़ोन नंबर अटैच्ड है, इस अकाउंट के लास्ट में ये वाला फ़ोन नंबर अटैच्ड है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये वाला नंबर अटैच्ड है। आप लॉगिन कीजिए, लॉगिन पासवर्ड तो आपको याद नहीं होगा, आईडी आपको पता ही लग गया, पासवर्ड आपको याद नहीं है, फ़ोन नंबर तो मिल ही गया है,
तो उसको फॉरवर्ड कर लीजिए, OTP मिल जाएगा आपको, पासवर्ड जनरेट कर लीजिए, पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आप लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आके इसको क्लोज कर दीजिए। जितने भी आपकी आईडी होंगी पुरानी 2 3 4 जितने भी आईडी होती हैं सबको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद फिर आप फ्रेश आईडी जो है वो जनरेट कर लीजिए। तो ये हमारा टॉपिक था प्रोफाइल अपडेशन का, कि हम प्रोफाइल अपडेट किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको किसी कोई डाउट है तो वो आप पूछ लीजिए इस टॉपिक से रिगार्डिंग। सर एक बात बताइए कि मान लीजिए अगर किसी की फर्म लेडीज के नाम से है, फीमेल है, वो प्रोप्राइटर है, तो उनको कोई डिस्काउंट मिलता है किसी चीज पे? प्रोप्राइटर अगर लेडीज हैं तो वैसा कोई डिस्काउंट नहीं है, बस यही है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट में थोड़ा सा वही डिस्काउंट मिलता है आपको। हाँ जी, जो हम सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हम यहाँ पे कराते हैं ना 5,000 रुपये की कॉशन मनी जो पे कराते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको सहूलियत मिल जाता है, बाकी और कहीं कुछ नहीं मिलता। ये तो हमने करा रखी है, हमने तो करा रखी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ना कोई इशू नहीं। अगर आपने करा दी है तो आप रिफ़ंड के लिए मेल डाल सकते हैं, वो आपका रिफ़ंड भी हो जाएगा, या जब आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा तो वो आप उस टाइम भी रिफ़ंड ले सकते हैं उसका। सर तो बिड के लिए OEM कैटलॉग बनाते हैं, उसमें माय ऑफिस एड्रेस में आता नहीं है अपना ऑफिस, उसका ऑफिस एड्रेस कैसे डालते हैं उसमें? हाँ, वो अभी किसने पूछा, ये फरदीन जी आपने पूछा है, किशोर जी? हाँ फरदीन। तो ये जो है ना, अभी हमने आपकी क्लास में बताया अभी जस्ट कि आप ऑफिस लोकेशन में जाएंगे, ऐड न्यू ऑफिस करेंगे, और यहाँ पे आप चूज कर लेंगे एज ए मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस, और यहीं पे आप सेम एड्रेस जो पहले वाला आपका एड्रेस है रजिस्टर्ड वाला एड्रेस, वो सेम एड्रेस डाल के आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, तो आपका यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस भी ऐड हो जाएगा सेम एड्रेस पे। ठीक है, और कोई डाउट? जी, हमें एज ए रीसेलर ही अपना वो करना चाहिए ना? हाँ, आप वैसे जो प्रोडक्ट डालेंगे ना, जो Q2 Q3 या Q4 का जो भी प्रोडक्ट होगा वो सारा तो आप एज ए रीसेलर ही कर पाएंगे, लेकिन किसी बिड में ना वो बिड जो होता है वो MSC के लिए रिजर्व कर देते हैं बायर के, जो मैन्युफैक्चरर होगा वही इस बिड में पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो वो किस बिड में करते हैं, वो तो वैसे तो सारे बिड में कर सकते हैं, चाहे वो Q3 Q2 या Q4 का हो, लेकिन उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर हो नहीं। लेकिन दो बिडों में आप कर सकते हो, जो कस्टम बिड होगा या BOQ बिड होगा, उसमें आप अपने आप को एज ए मैन्युफैक्चरर दिखा सकते हो, कस्टम बिड और BOQ बिड में। चाहे हम मैन्युफैक्चरर नहीं भी हैं तब भी दिखा सकते हैं? हाँ, तब भी दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। किसमें सर, किसमें दोबारा बताना? यहाँ पे ऐड न्यू ऑफिस में जाएंगे, यहाँ पे हम चूज कर लेंगे अपना मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस। सर्विस सेंटर अगर कहीं पे मांग रहा है तो यहाँ पे आप सर्विस सेंटर भी ऐड कर दीजिए, और यहाँ पे पूरा ये सबमिट करके एड्रेस भले ही आप सेम भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रजिस्टर्ड एड्रेस के लिए अलग एड्रेस चाहिए, बिलिंग के लिए अलग एड्रेस चाहिए, सर्विस सेंटर के लिए अलग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग, गोडाउन के लिए अलग। आप चाहें तो हर एक में सारा एड्रेस, एक ही एड्रेस डाल सकते हैं सब में। सपोज करो अगर किसी की फर्म घर में ही खुली हुई है जी, या घर के नीचे है, पूरे उसको खुली हुई है, तो वो घर के अंदर इसमें चल जाता है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? कोई इशू नहीं आता, कोई इशू नहीं आता। अब हाउस नंबर डाल के भी आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं आता। अच्छा, एक कंपनी जो है वो जैसे अभी सर्विस में भी हम लोग काम करना चाह रहे हैं, ठीक है सर, तो वो हम जब इसको करेंगे तो उसमें सर्विस में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा शुरू में? नहीं, आपने सिर्फ जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लिया, इसका मतलब आप सर्विस दीजिए, प्रोडक्ट दीजिए, जो मर्जी आपकी वो दीजिए। अच्छा, वो बात की बात है। हाँ, सिर्फ आपको जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना है। आप चाहे प्रोडक्ट दीजिए, चाहे सर्विस दीजिए, चाहे मैन पावर, चाहे टैक्सी हायरिंग, चाहे कैंटीन सर्विस दीजिए, जो मर्जी आप वो दीजिए। अच्छा, एक और मैं पूछूं, बस मुझे कोई बात बताइए कि जैसे आपने बोला जो हमने इनकम टैक्स के पेपर डालने हैं, हमने तो उसमें सारे पेजेस डाले ही नहीं, हमने तो आगे का पेज डाल के काम खत्म कर दिया, उसने ओके कर दिया। नहीं, पेज नहीं डालना होता है, यहाँ पे डिटेल डालना होता है। यहाँ पे जो है ये 3-4 कॉलम जो भी हमने बताया था आपको, यहाँ पे सिर्फ ITR टाइप, एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना होगा आपको, असेसमेंट ईयर कब का है वो डालना होगा, और ये 3 कॉलम भरने पड़ेंगे। जो 3 कॉलम हमने यहाँ पे बताया आपको कि यहाँ से आपको ये डिटेल मिल जाएगा ITR के कॉलम में, वहाँ से जाके आपको एक अमाउंट मिलेगा, वो अमाउंट आपको यहाँ पे फिल करना और क्रिएट कर देना है। अच्छा, पेजेस नहीं डालने? पेजेस नहीं डालने होते हैं। अच्छा, वो अपने आप ही ले लेगा सर? हाँ, वो ऑटोमेटिक फेच कर लेता है, सिर्फ आपको यहाँ पे एक वैल्यू डालनी होती है बस। अच्छा, ठीक है। और बाकी भी कोई भी दिक्कत आए आपको ना, कभी भी कोई दिक्कत आए तो आप डायरेक्ट कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं, वो हर एक चीज़ का समाधान करके देंगे आप। ठीक है। और कोई डाउट किशोर जी, फरदीन जी, किसी को भी कोई डाउट?
सर जो आईटीआर का फाइल है वो जो आपने दिखाया था फाइल डिस्क तो 3 साल का कैसे डाले फिर उसमें तो एक ही बार आता है ना हाँ, तो हर एक साल का आपको अलग अलग डालना पड़ेगा। आपने एक साल का डाल दिया, फिर ऐड न्यू कीजिए, फिर एक साल का डाल दिया, फिर ऐड न्यू कीजिए, वैसे ही डलता चला जाएगा वो। ठीक है 3-4 साल का वो लगातार डलता चला जाएगा, एक एक साल का एक एक करके डलेगा वो। ठीक है और कुछ? ठीक है। ये सर आज